हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ एक प्रश्न भी लेकर आई हूँ आज। बताइए कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे प्रश्न मेरे मस्तिष्क में भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, स्ट्रेस तो नहीं है, तनाव लेकर पढ़ाई नहीं करना, एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी आप सभी को 100% फ्री प्रोवाइड करता है डियर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ साथ बुक्स भी हैं, बिल्कुल सही सुना है। आपको पता है ना, मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स आ गई हैं जिनमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, सैंपल पेपर्स रहेंगे, जो आपको अपने परीक्षा में सफलता दिलाने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार करेंगी। तो अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है, क्लिक कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि ये है सफलता की कुंजी। बहुत सही। अब चलते हैं कि अब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी का मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम, और जिसमें कि हम पेपर नंबर 1 कर चुके हैं और आज हम करेंगे पेपर नंबर 2। इस पेपर को सॉल्व करोगे, रहोगे मेरे साथ, तो 100% सफलता की गारंटी। जी हाँ, 80 में से 80 नंबर पक्के। तो बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को समझ सको। प्रश्न को समझोगे, उत्तर समझ में आएगा, उत्तर को समझोगे तो परीक्षाओं में धमाल मचाओगे। चलते हैं हम और शुरू करते हैं अपने पेपर को कि सबसे पहले किस तरह का पेपर आता है, क्या हमें ध्यान रखना है। तो ये जो निर्देश रहते हैं ना, सामान्य निर्देश कहे जाते हैं, लेकिन ये असामान्य होते हैं, अर्थात ये साधारण से निर्देश हमें असाधारण बना देते हैं, हमें सफलता में बिल्कुल 4 चांद लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि कितने घंटे का पेपर होने वाला है, कितने नंबर का पेपर होने वाला है। आपने पहले भी देख लिया है, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का पेपर है। और इनमें हमें ध्यान देना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, जो भी लिखा है, पहले उसको ध्यान से पढ़ना। जो रीडिंग टाइम रहेगा उसमें आपको पेपर को पढ़ना है। क्लियर है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, प्रतिदर्श का अर्थ होता है सैंपल पेपर, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। आपकी परीक्षा, आपकी बोर्ड परीक्षा की मैं बात कर रही हूं। पेपर आएगा 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा। खंड आ में उप प्रश्न सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको चुनना है, अर्थात पूछे जाएंगे 45 प्रश्न, जिसमें से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा खंड आ, ठीक है, पूरा एमसीक्यूज बेस्ड। और खंड बा पूरा सब्जेक्टिव। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। ये आंतरिक विकल्पों को चुनने में गलती या भूल मत करना। मैं अभी भी देख रही हूं कि स्टूडेंट्स वही गलती कर रहे हैं। यदि 3 ऑप्शन दिए ना, अनुच्छेद में प्रश्न दिया गया है कि दिए गए 3 अनुच्छेदों में से कोई एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, लेकिन नहीं, तीनों के तीनों करके आ रहे हैं। भाई जल्दबाजी मत करो यार। इसमें देखो, आप सोचते क्या हो, जब मैंने पूछा कि ये क्या है, क्यों किया, मैडम हमें लगा वागा कुछ नहीं होता है, लगोगे तो सब कुछ लग जाएगा, फिर रोओगे भी, ठीक है। तो अपनी चिंता से मुक्ति पाने के लिए ध्यान दे दो। पहले कार्य करने से पहले यदि हम कार्य को समझ लेते हैं किस तरीके से करना है, तो हमें बाद में पछतावा नहीं होता बेटा। और यदि हम कर चुके होते हैं तो उसको सुधारा नहीं जाता है, क्योंकि परीक्षा तो सबमिट हो जाएगी। अभी ये अभ्यास चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। तो इस प्रैक्टिस में, इस अभ्यास में इतने ध्यान से ध्यान दो कि किसी भी तरह की मिस्टेक वहां ना हो। इसलिए मैं कहती हूं कि हर एक सैंपल पेपर पर आप पूरी तरह से फोकस्ड रहो, 100% कंसंट्रेशन के साथ देखो, क्योंकि कई बार कार्य करने के बाद भी हम उस कार्य में भूल कर देते हैं। ठीक वैसा ही हो रहा है कुछ, ठीक है। तो ऐसी भूल मत करना। आंतरिक विकल्प मतलब जो दिया है प्रश्न उसको ध्यान से पढ़ना। लिखा रहता है दिए गए 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिख दीजिए। फिर भी 4 प्रश्न दिए हैं, 3 लिखना है, लेकिन चारों के चारों लिख कर आ रहे हैं। पहला कुछ सही नहीं है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, लेकिन फर्स्ट 3 ही आपके चेक होंगे। ये मत सोचना कि चौथा वाला जो सही है वो चेक हो जाएगा। नियम ये है कि जो आप पहले करोगे वही चेक होगा। समझ आया, ठीक है। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, उनका पालन करोगे तो आप खुद कहोगे कि सच में क्या बात है, बहुत अच्छा एग्जाम गया।
और हम यही चाहते हैं कि आपके इतने सुंदर सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरों पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। संभव हो जितनी आप कोशिश करें कि जो भी प्रश्न पत्र दिया है जिस सीरियल में, जिस क्रमांक में, उसी के अनुसार आप सॉल्व करें। जैसे खंड आ में पहला, दूसरा, तीसरा जो जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, उनको आप पहले करें। और यहां पर लिखा है दोनों खंडों के कुल 18 प्रश्न हैं, ठीक है, और सबके उत्तर देना भी अनिवार्य है। तो कोशिश कीजिएगा कि सीरियल वाइज ही उत्तर लिखें। यदि नहीं है तो बहुत ध्यानपूर्वक आप इस तरह से करना कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न के लिए जगह छोड़ देना, क्योंकि वहां पर लिखा है ना साफ साफ कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, 50 से 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो वो एक अनुमान लगा देते हैं कि भाई 4-5 लाइंस छोड़नी है या 7-8 लाइंस छोड़नी है। तो इस प्रकार से वो स्पेस रहेगा, और जब हम क्रॉस चेक करेंगे तो हमें वहां दिख तो जाएगा कि अरे हमने ये पेपर नहीं किया या हमने ये क्वेश्चन नहीं किया, अब हम कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो कभी भी ये मत सोचना कि खंड आ का दूसरे का खा कर दिया, नहीं आ रहा है तो हमने खंड बा का तीसरे का खा भी कर दिया। मत करना ऐसे, खच 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 होच पोच मत मचाना, नहीं तो चेकर जो रहते हैं ना उन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर नंबर कटने की पूरी पूरी संभावना रहती है। आराम से करो। आराम से करने का मतलब ये नहीं कि बहुत धीरे धीरे करो। निश्चित जो समय सीमा दी है उसमें स्टार्टिंग से स्पीड रखना, क्योंकि पेपर लेंदी होगा ही 100%। ठीक है, चलते हैं हम खंड आ के पहले प्रश्न पर, जो है 5 नंबर का। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब गद्यांश है, गद्यांश में 5 नंबर हैं। अक्सर सोचते हैं यस हम गद्यांश में 5 में से 5 लाएंगे ही लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, आपका भरोसा बहुत अच्छा है, लेकिन कब लाएंगे? जब हम इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेंगे। यदि हमने छोटे छोटे बच्चे जैसे नहीं करते कि यहां से यहां निशान लगा दो ये पहले का उत्तर, यहां से यहां निशान लगा दो ये दूसरे का उत्तर, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। तो जितने गहराई से, बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगे, समझ लोगे, उतना आसानी से आप उत्तर दे पाओगे। तो आओ मेरे साथ पढ़ते हैं। देखो लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन पूरी तरह से अनुशासित था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जीवन अनुशासित था। वे सवेरे ही उठ जाते थे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर 1 घंटे घूमने जाते थे। वे अक्सर स्कूल के अहाते में ही घूम लेते थे। लौटकर वे घर के जरूरी काम निपटाते थे। वे अधिकांश काम स्वयं करते थे। नौकर से अधिक काम लेना उन्हें पसंद न था। अपना बिस्तर स्वयं उठाते, अपनी धोती स्वयं धोते। वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे। उन्हें वह समय सदा याद रहता था कि कभी वे स्वयं 5 रुपए के नौकर थे। ठीक है, तो कभी कभी अक्सर हो जाता है ना कि जो जरा सी सफलता क्या मिल जाती है, पास्ट पूरा भूल जाते हैं और बिल्कुल आसमान में उड़ने की चाहत रहती है और धरती पर तो जैसे जाना ही नहीं है। तो वो उनमें नहीं था कि हमें हमेशा बिल्कुल अपने मूल्यों को पकड़े रहना है। उनका मानना था कि जिस आदमी के हाथ में काम करने के घट्टे ना पड़े हों तो उसे खाना खाने का अधिकार नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, लिखा है ना, जिस आदमी के हाथ में काम करने के घट्टे ना पड़े हों, जैसे काम करते करते ऐसे नहीं हो जाती है कड़क कड़क सा, तो वो उनका मतलब ये था कि जो व्यक्ति अपना काम खुद नहीं करता तो वो तो फिर खाना खाने का भी अधिकारी नहीं है। ठीक है, उन्हें काम करने में रत्ती भर भी शर्म महसूस नहीं होती थी। हमेशा अपना काम स्वयं करते थे। वे बकरी के सामने पत्ती तोड़कर डाल देते थे और गाय की सानी भी कर देते थे। कमरे बरामदे में झाड़ू लगा देना, पत्नी के बीमार होने पर चूल्हा जला देना, बच्चों को तैयार कर दूध पिला देना आदि काम वे प्रायः कर लेते थे। स्वयं हल्का सा नाश्ता करके लिखने बैठ जाते थे। लिखने के लिए उन्हें प्रातः काल पसंद था। सुबह का समय जो एकदम शांत माहौल रहता है, स्वच्छ माहौल रहता है। स्कूल का समय होने तक वे लिखते रहते, फिर कपड़े बदलकर ठीक समय पर स्कूल जा पहुंचते। वे समय के बहुत पाबंद थे। वे छात्रों के सामने अच्छा उदाहरण रखना चाहते थे। समय बर्बाद करना वे बहुत बड़ा गुनाह मानते थे, क्योंकि समय का पालन जिस तरह से किया जाता है, समय उसी तरह से हमारा आदर करता है। उनका विचार था कि समय की पाबंदी के बिना कोई जाति तरक्की नहीं कर सकती। जिसने समय के मूल्य को समझा है उसी ने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, अब चलते हैं उसी का सबसे पहला प्रश्न। प्रेमचंद को नौकर से काम लेना अधिक पसंद क्यों नहीं था? पहला ऑप्शन है
क्योंकि नौकर अधिक पैसे लेता था। खा है क्योंकि वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। गा है क्योंकि वे अत्यंत गरीब थे। या फिर घा क्योंकि वे समय के पाबंद थे। तो प्रेमचंद को नौकर से काम लेना अधिक पसंद क्यों नहीं था? क्या लग रहा है आपको? खा लग रहा है क्योंकि वे अपना काम स्वयं करना पसंद करते थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद द्वारा अपना काम स्वयं करना किस बात का द्योतक है? द्योतक का अर्थ होता है किस बात की ओर संकेत करता है, किस बात को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो अपना काम स्वयं करना का है वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे। खा है वे किसी का एहसान नहीं लेना चाहते थे। गा है वे किसी से काम करवाने में शर्म महसूस करते थे। या फिर घा वे अत्यंत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो प्रेमचंद द्वारा अपना काम स्वयं करना किस बात का द्योतक है, किस बात को प्रमाणित करता है? कि वे अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते थे। क्योंकि यदि हमने छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया तो फिर तो हमें लगेगा कि हम तो उठकर पानी भी ना पिए। इंसान है भाई, जैसी आदत डालेंगे वैसी अपने आप डल जाएगी। तो मैं आपसे भी कहूंगी कि जब तक हमारे दम में है दम, हाँ, तब तक हमें काम करते रहना है। किसी भी तरह से निर्भर नहीं रहना है, किसी पर आदत नहीं बिगाड़नी है। नेक्स्ट है, गद्यांश के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? कौन सी विशेषता? उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता? का आत्मनिर्भरता। खा समय का पाबंद। गा मेहनती। और घा ये सभी, मतलब आत्मनिर्भरता भी है, समय का पाबंद भी है और मेहनत भी है। तो क्या लगता है आपको कि ये वाला आंसर ही सही होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आत्मनिर्भरता भी थी, समय के पाबंद भी थे, मेहनती भी थे, मतलब ये सभी वाला ही सही होगा। अगला है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद सबसे बड़ा गुनाह किसे मानते थे? का घर के काम करना। खा समय को नष्ट करना। गा किसी के सामने झुकना। या फिर घा नौकर से काम लेना। सबसे बड़ा गुनाह किसे मानते थे वो? घर के काम करना, समय को नष्ट करना, या किसी के सामने झुकना, या नौकर से काम लेना। तो समय को नष्ट करना मतलब सबसे बड़ा गुनाह कर दिया है। क्यों? वो इसलिए कि समय नहीं आएगा लौटकर। हम भी जब छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हाँ भाई, समय और लहरें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, हमें लगता था ठीक है ये लिखा हुआ है, लेकिन आज लगता है बेटा कि वास्तव में जिसने समय की कीमत जानी है उसी की दुनिया दीवानी है। तो हमें हमेशा समय के साथ चलना है, समय को बहुत उपयोग करना है, उसको सही से उपयोग करना है। ठीक है, तो कभी भी समय को नष्ट नहीं करना। अगला है, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? का प्रेमचंद और साहित्य। खा प्रेमचंद का अनुशासित जीवन। गा अध्यापक के रूप में प्रेमचंद। या फिर घा महान साहित्यकार प्रेमचंद। सबसे अच्छा क्या लग रहा है, मतलब सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है? प्रेमचंद और साहित्य। प्रेमचंद का अनुशासित जीवन, बिल्कुल यही लगता है कि क्योंकि उन्होंने अनुशासन के बारे में बताया, उन्होंने समय की पाबंदी के बारे में बताया, तो यही है बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर, जो भी है 5 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध, ऐसा होना स्वाभाविक है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि राष्ट्रीयता और जातीयता के अंगों में सबसे अधिक आवश्यक अंग एकता है, और वह एकता किसी विषय विशेष में नहीं है। एकता जितनी व्यापक होगी उतनी ही राष्ट्रीयता स्थिर होगी और वह शक्तिशाली होगी। भावों की एकता सब प्रकार की एकताओं का मूल है। भावों की एकता तभी हो सकती है जब वे विभिन्न व्यक्ति जिनके द्वारा राष्ट्रीयता का निर्माण होता है अपने भावों को किसी दूसरे पर व्यक्त कर सकें। इस महान कार्य के लिए एक भाषा की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, बात आ रही है राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है।
साहित्य मानव जाति के उच्च से उच्च तथा सुंदर से सुंदर विचारों और भावों का वह गुच्छा है जिसकी बाहरी सुंदरता तथा भीतरी सुगंध दोनों ही मन को मोह लेते हैं। कोई जाति तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक कि उसके भाव तथा विचार उन्नत ना हो। समझ में आया? कोई भी जाति ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास पैसा है वो बड़ी हो गई, नहीं। कोई भी जाति, कोई भी वर्ग जब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसके भाव और विचार उन्नत ना हो। जाति और राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ उस जाति या राष्ट्र के साहित्य की उन्नति भी होती है। इस प्रकार साहित्य की अवनति, अवनति क्या होता है इसका अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है अवनति का क्या अर्थ है। तो अवनति होता है उन्नति का विलोम। ठीक है, समझ में आया? अवनति का विलोम उन्नति, उन्नति का अवनति। तो इस प्रकार साहित्य की अवनति उस जाति के पतन का अटल और अटूट प्रमाण है। भारत के इतिहास को लीजिए, महाभारत, रामायण तथा उपनिषद अवश्य ही ऐसे समय में लिखे गए थे जब यह देश बहुत उन्नत था। यह कल्पना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है कि ऐसे ग्रंथ किसी असभ्य बर्बर जाति के आचार्यों द्वारा लिखे गए हों। जब बौद्धों का राज भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया और उनका प्रभुत्व तथा गौरव भारतवर्ष के बाहर भी फैल गया, तो पाली साहित्य की उन्नति भी उस साम्राज्य की उन्नति के साथ साथ होती गई। मतलब भाषा, विचार, सुख, समृद्धि, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी देश की उन्नति वहां में रहने वाले हर एक प्राणी की भाषा, व्यवहार और आर्थिक स्थिति से आंकी जाती है। यदि भावनात्मक रूप से देखा जाए, विचारात्मक रूप से देखा जाए, तो जिसके जितने विचार उन्नत होंगे वह राष्ट्र उतना ही सभ्य कहलाता है। देखो, प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? का है साहित्य का इतिहास, खा है साहित्य और मानव, गा है साहित्य एवं राष्ट्रीयता, या फिर घा साहित्य का महत्व। बताओ तो क्या होगा इसमें सबसे उपयुक्त शीर्षक? साहित्य एवं राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश कब होता है? राष्ट्रीयता में स्थिरता तथा शक्ति का समावेश कब होता है? कैसे होता है, कब होता है? का है एकता की व्यापकता से, खा है साहित्य की उदारता से, गा है विचारों की भिन्नता से, या फिर घा मौलिक स्वतंत्रता से। कब होता है बताओ? ये होता है एकता की व्यापक से। जब विचारों में बहुत अच्छे से सभी सद्भाव के साथ, एकता के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो हर एक राष्ट्र में स्थिरता भी आएगी और शक्ति भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि किसी जाति द्वारा विशाल रूप से ग्रहण करने के लिए क्या आवश्यक है? विशाल रूप से ग्रहण करने के लिए आवश्यक क्या है? का जाति विशेषज्ञ के लोगों से संपर्क बनाना। क्या इसी आधार पर किसी जाति का विशाल रूप ग्रहण कर सकते हैं? या फिर खा राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होना, या फिर गा भावों और विचारों का श्रेष्ठ होना, या है घा भावों की एकता होना। तो गद्यांश के आधार पर बनाना है कि किसी जाति द्वारा विशाल रूप ग्रहण करने के लिए आवश्यक क्या है। कोई भी जाति विशाल रूप कब ग्रहण कर सकती है? जब जाति विशेषज्ञ के लोगों से संपर्क बन जाए, ओके, खा राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हो जाए, या फिर भाव और विचारों का श्रेष्ठ हो जाए, या फिर भावों की एकता हो। तो यहां पर यही आएगा कि जब भावों और विचारों में श्रेष्ठता आ जाती है तो अपने आप कोई भी जाति या धर्म विशाल बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार संभव है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार संभव है? का साहित्यिक उन्नति द्वारा, खा एकांकी विकास द्वारा, गा सर्वाधिक प्रचार प्रसार द्वारा, या फिर घा उच्च विचारों द्वारा। बताइए, गद्यांश के अनुसार जाति अथवा राष्ट्र की उन्नति, जाति और राष्ट्र की उन्नति किस प्रकार संभव है? तो यहां पर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम कर रहे हैं कि साहित्य में उन्नति होगी या विचारों की उन्नति होगी। अब साहित्य में
विचार आते हैं, विचार में उन्नति होगी तो समाज की उन्नति होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीयता और जातीयता के अवयवों में सबसे महत्वपूर्ण अवयव किसे माना गया है? ये शब्द आपको मैं फिर से बता देती हूं, इसका अर्थ घटक भी आ सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अंग भी आ सकता है, तो इनको ध्यान रखना। तो पूछा गया है राष्ट्रीयता और जातीयता के अवयव या घटक या अंग में सबसे महत्वपूर्ण घटक, अवयव या अंग किसे माना गया है? क, विचारों को, ख, एकता को, ग, साहित्य को, या घ, भाषा को। तो सबसे ज्यादा माना गया है एकता को। ठीक है, एकता के सूत्र में जब बंद कर रहेंगे तो कोई भी राष्ट्र उन्नति करेगा ही करेगा। क्लियर? चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि है आपका 4 नंबर का। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। 4 नंबर के ये प्रश्न है। ठीक, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो वाक्य में रेखांकित पदबंध है का, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। ध्यान से देख लेना। तो का है विशेषण पदबंध, खा है संज्ञा पदबंध, गा है सर्वनाम पदबंध, या फिर घा क्रिया पदबंध? बताओ। संज्ञा पदबंध सर्वनाम होता है, क्रिया होता है। यस, बताओ बताओ। विशेषण और क्रिया विशेषण। अब यहां पर सही जवाब है विशेषण पदबंध। ठीक है, क्योंकि पदबंध कैसे होता है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण। ये है ही नहीं, क्रिया नहीं है, विशेष एक ये है, एक ये है और इसके साथ क्रिया विशेषण है। ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिए हैं। समझ में आया? तो उत्तर यही है। ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने रंजना की आधी रात तक प्रतीक्षा की। मैंने पर अंडरलाइन है, रेखांकित वाक्य में पद है। का संज्ञा पद, खा क्रिया विशेषण पद, गा विशेषण पद, या घ सर्वनाम पद? तो यहां पर आएगा सर्वनाम पद है। ओके, क्योंकि मैंने पूछा गया है। अब दरवाजा खोला जा सकता है। अब दरवाजा खोला जा सकता है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है का क्रिया पदबंध, खा विशेषण पदबंध, गा संज्ञा पदबंध, या फिर घ सर्वनाम पदबंध? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब होता है। यदि हम बात करें उपवाक्यों की तो वो होते हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। वाक्य के जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पदबंध तो सब होंगे, संज्ञा भी होंगे, सर्वनाम भी होंगे, क्रिया भी होंगे, विशेषण भी। तो अब दरवाजा खोला जा सकता है, वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? खोला जा सकता है। का क्रिया पदबंध, खा विशेषण पदबंध, गा संज्ञा पदबंध, या घा सर्वनाम पदबंध? तो ये तो भैया साफ साफ नजर आ रहा है, खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है, क्रिया पदबंध। क्रिया हो रही ना, तो यहां पर ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चाय में कुछ पड़ा है, वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। अब यहां पर अंडरलाइन नहीं पूछा है, रेखांकित नहीं पूछा है, ये प्रश्न पूछ लिया है कि चाय में कुछ पड़ा है, बताइए कि सर्वनाम पदबंध क्या है? चाय में कुछ पड़ा है, तो सर्वनाम पदबंध क्या है? का चाय है क्या, खा कुछ है, गा में है, या फिर घा पड़ा है? पदबंध क्या है? मतलब सर्वनाम पदबंध इसमें से क्या है? जल्दी बता दो। इसका सर्वनाम पदबंध है कुछ, क्योंकि यदि चाय है तो ये तो संज्ञा है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पद है। आया समझ में बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहित कल दिल्ली जाएगा। अब रेखांकित पदबंध हमें बताना है कि क्या है। मोहित कल दिल्ली, मोहित कल दिल्ली, यहां तक रेखांकित है, अंडरलाइंड है। तो रेखांकित पद में पदबंध है का विशेषण पदबंध है, खा क्रिया पदबंध है, गा सर्वनाम पदबंध है, या फिर संज्ञा पदबंध है?
सोचिए, समझिए और उत्तर दीजिए। इसका सही जवाब होगा संज्ञा पदबंध। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना। देखो, मोहित है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा, तो जो संज्ञा से संबंधित है वो संज्ञा पदबंध। आया समझ में? बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो आपको सोच समझकर पदबंध लिख देना है। यदि मैं बात करूं उपवाक्य की, बात बता रही हूं, उसमें पदबंध और उपवाक्य में कंफ्यूज नहीं होना। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। लेकिन पदबंध तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण सब होता है। ओके, तो यहां पर नाम है इसलिए संज्ञा पदबंध। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर, जो है 4 नंबर का। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। 4 नंबर पक्के हमारी मुट्ठी में। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, पहले हमें यह देखना होगा कि अच्छा, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं कितने? 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्र। सरल मीन सिंपल सेंटेंस, संयुक्त मतलब जो सरल से मिलकर बनते हैं और योजक शब्दों की सहायता से बनते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब जोड़ने पर, सरल वाक्यों को जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाते हैं और संयुक्त वाक्यों को तोड़ने पर सरल वाक्य बन जाते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो कौन सी सहायता से जुड़ते हैं? योजक शब्दों की सहायता से, समुच्चय बोधक की सहायता से। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? और, एवं, तथा, किंतु, लेकिन, परंतु, क्योंकि, ये सब समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें होंगे तो उपवाक्य भी, लेकिन जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे, उनको तोड़कर सरल वाक्यों में नहीं बदला जा सकता। तो अब आ जाओ, देखते हैं आप उत्तर दे पाते हो कि नहीं। पहला प्रश्न है, लीला गिटार लाकर बजाने लगी का संयुक्त वाक्य बनेगा। अब यहां पर दिया है लीला गिटार लाकर बजाने लगी, इसका आपको बनाना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त में क्या करते हैं, अभी बताया ना, यस, योजक शब्दों का लीला जैसे ही गिटार लाई वैसे ही उसे बजाने लगी। यार ये तो निर्भरता दर्शा रहा है, मतलब ये तो मिश्र वाक्य लग रहा है ना? बिल्कुल सही। खा है लीला गिटार लाई और उसे बजाने लगी, और उसे बजाने लगी। लीला जो गिटार लाई उसे बजाने लगी। लीला गिटार इसलिए लाई ताकि उसे बजाया जा सके, नहीं। संयुक्त वाक्य तो यही होना चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं। यस, सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की क्या परिभाषा है, क्या खासियत है? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, तोड़कर सरल वाक्यों में नहीं बदले जा सकते। तो अब हमें बताना है इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। यह लड़का इसलिए गांव गया ताकि बीमार हो जाए। यह लड़का गांव गया और बीमार हो गया। लड़के का बीमार होने का कारण गांव जाना था। या फिर यह लड़का गांव गया तब बीमार हो गया। देखो, मिश्र वाक्य होगा आपका पहला। यह लड़का इसलिए गांव गया ताकि, डिपेंडेंसी दिख रहा है ना यहां पर कि यह लड़का इसलिए गांव गया। क्या हम इस वाक्य को स्वतंत्र वाक्य कह सकते हैं? प्रश्न आ जाएगा ना, किस लिए? या फिर क्या एक अपने आप में ये स्वतंत्र है ताकि बीमार हो जाए? कहेंगे क्या भैया, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो भैया? नहीं आएगा ना समझ में। तो यही है कि यह लड़का इसलिए गांव गया ताकि बीमार हो जाए, तो ये मिश्र वाक्य है, ये निर्भरता दिखा रहा है। समझ में आया? तो यही होगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में सरल वाक्य, सरल वाक्य जहां एक कर्ता एक क्रिया, आराम से समझ में आ जाएंगे, वही है जो आसानी से समझा जा सके, वो सरल वाक्य, क्योंकि नाम ही है सरल। 4 दिन मेरा पेट खराब रहा क्योंकि बाहर गया खाया। दूसरा है, मैंने 4 दिन घर से बाहर खाकर अपना पेट खराब कर लिया। है, मेरा पेट खराब हो गया घर से बाहर का खाकर। चौथा यानी है, घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया। कौन सा लग रहा है आपको कि सरल वाक्य कौन सा हो सकता है? सरल वाक्य यही है कि घर से बाहर 4 दिन खाकर मेरा पेट खराब हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा तेज चलने के कारण पत्ते उड़ गए। वाक्य रचना की दृष्टि से है
का है मिश्र वाक्य, खा है संयुक्त वाक्य, गा है सरल वाक्य या फिर घ विधानवाचक वाक्य। सिंपली वी कैन से, साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि यह सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आए। लिखा है हवा तेज चलने के कारण पत्ते उड़ गए, सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य। अब आया है 5वां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ भी बढ़ती है, वाक्य रचना की दृष्टि से है। जैसे जैसे वैसे वैसे, निर्भरता, डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है। तो का है मिश्र वाक्य, खा है संयुक्त वाक्य, गा है सरल वाक्य या फिर घा निषेधात्मक वाक्य। कुछ वाक्य तो आपको भ्रमित करने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ये रचना के आधार पर का नहीं है, ये तो है अर्थ के आधार पर का भेद। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला वाला ही होगा इसका सही जवाब, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अक्ल भी बढ़ती है, समझ भी बढ़ती है, तो ये मिश्र वाक्य ही है। 5वें प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। ये भी है 4 नंबर का। निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। समास अब तक दादा, 6 समास अब तक द, आ से अव्ययी भाव, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्विगु और दा से द्वंद्व समास। ये हो गए 6 हमारे समास। अब क्या पूछा जाएगा इन्हीं से संबंधित, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, समास में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब आया है पहला प्रश्न है, मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है? मरणासन्न, मरने की स्थिति। हाँ, तो का है कर्मधारय समास, खा है बहुव्रीहि समास, गा है तत्पुरुष समास या फिर घा अव्ययी भाव समास। तो ये होगा तत्पुरुष, क्योंकि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो मरने की स्थिति की आ गया ना। की क्या है? कारक विभक्ति, और जहां पर समास विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, जैसे ने, का, की, में, पर। ठीक है, इस तरह की कारक विभक्तियों का जहां भी समास का विग्रह जब हम करेंगे, तोड़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, तब जाकर उसमें का, की, ने, में, पर, उसने, इससे संबंध, ये सब आया, मतलब कि इसमें कारक हैं, और कारक हैं तो तत्पुरुष है, क्योंकि तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसकी सबसे उचित और खास और पहचान है। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं आगे। चौराहा शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? अब विग्रह करना है सही। का 4 राहों वाला, 4 राहों वाला तत्पुरुष, 4 राहों का समाहार द्विगु, 4 हैं जो राहें कर्मधारय, या फिर राहों में 4 हैं जो द्वंद्व। तो सही होगा इसका 4 राहों का समूह, क्योंकि द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो जब हम कहेंगे 4 राहों, तो यहां पर संख्या है ना 4, 4 राहों का समाहार द्विगु समास, मतलब यही है सही जवाब। क्लियर हुआ? देखो, यही है सही जवाब। अब हम चलते हैं आगे। स्वर्ग नरक समस्त पद का विग्रह होगा। स्वर्ग नरक लिखा है, इसका विग्रह करके कैसे लिखेंगे? का नरक अथवा स्वर्ग, खा स्वर्ग और नरक, गा स्वर्ग रूपी नरक, या फिर घा स्वर्ग है जो नरक। नहीं, जब हम देखेंगे तो स्वर्ग नरक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्वर्ग और नरक। हाँ, स्वर्ग और नरक ही लिखेंगे। और ये यदि उदाहरण पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। आया समझ में बेटा? आगे चलते हैं। दिन की चर्या का समस्त पद क्या होगा? दिन की चर्या सुना है आपने? यदि अजाता दिनचर्या में कौन सा समास है, तो उसका जब हम विग्रह करते तो ये किया जाता मतलब तत्पुरुष समास हो जाता, क्योंकि की क्या है? की है कारक विभक्ति। ठीक, तो दिन की चर्या मतलब दिनचर्या, यही समस्त पद है। बहुत सही जवाब।
अब हम चलते हैं आगे। शोक मग्न शब्द में कौन सा समास है? फिर देखो आप, फिर आ गया है शोक में मग्न। अब में क्या है? में और पर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में और पर विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जब शोक मग्न कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? शोक में मग्न। में आ गया मतलब अधिकरण है, तत्पुरुष तो है ही, साथ ही साथ यदि पूछा जाए ना कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। अब आया है प्रश्न 4 नंबर का। निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। किस पर आधारित है? मुहावरे पर आधारित। पहला प्रश्न है, गांधी जी में देश सेवा की भावना, इसमें से देना है में, का जान से प्यारी थी, खा कूट कूट कर भरी थी, गा ईंट से ईंट बजाना थी, या फिर घा गीदड़ भव की। तो गांधी जी में देश प्रेम की या देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी थी। चुन लोगे ना आप? बहुत सही। आगे चलते हैं, अगला आया, मुठभेड़ में सेना के जवानों ने आतंकवादियों का आड़े हाथों लेना कर दिया, हाँ, या फिर खा तिल का पहाड़ बना दिया, या फिर गा 3-5 कर दिया, या घा काम तमाम कर दिया। तो मुठभेड़ में सेना के जवानों ने आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। यही लग रहा है कि यही होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही लगा हमें। सोच समझकर जब आप लिखोगे ना, सोच समझकर आप प्रश्न पढ़ लोगे तो उत्तर बिल्कुल आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट आया है, दोषी व्यक्ति के बाइज्जत बरी होने पर सब का नाको चने चबाने लगे, हाँ, या फिर खा पीठ में छुरा घोंपने गए, या फिर गा हक्का बक्का रह गए, या घा दुम दबाकर भाग गए। दोषी व्यक्ति जो गुनहगार था या दोषी था, जब वो बाइज्जत बरी हुआ तो सब लोग कैसे रह गए? हाँ, सब लोग मानो हक्का बक्का रह गए, एकदम से चौंक गए कि देखो जरा ये क्या हुआ, ये तो दोषी था लेकिन उसको बाइज्जत बरी कर दिया, बेचारा निर्दोष पकड़ा गया। ठीक है, तो इसलिए सब लोग चकित रह गए। हक्का बक्का होना मतलब चकित होना। अगला प्रश्न है, धन के अभाव में व्यक्ति की इच्छाएं क्या हो जाती हैं? का मन ही मन में रह जाना, खा रातों की नींद हराम होना, गा वश में रहना, या घा हाथ पांव फूलना। तो धन के अभाव मतलब क्या होता है? कमी। तो धन के अभाव में व्यक्ति की इच्छाएं मन ही मन में रह जाती हैं। ऐसा है? ऐसा ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने का एक घाट का पानी पीना, खा ओने पोने करना, गा आसमान सिर पर उठाना, या फिर घा आपे से बाहर होना। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया, मतलब नहीं मस्ती करने लगते हैं बच्चे, और छोटे बच्चों का तो फिर क्या ही कहना, कोई बेंच पर चढ़ रहा है, कोई खिड़की पर चढ़ रहा है, कहीं भी, मतलब आसमान सिर पर उठा लिया जैसे। तो यही होगा सही जवाब। वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब रामपाल की करतूतों की पोल खुली तो वह क्या हुआ? खा फरिश्ता हो गया क्या, या फिर खा पानी पानी हो गया, या फिर गा मीठी छुरी हो गया, या फिर घा राई का पहाड़ हो गया। तो जैसे ही रामपाल की करतूतों की पोल खुली, वह तो मानो पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कीजिए। 5 नंबर का पद्यांश कविता की पंक्तियां हैं, बहुत सोच समझकर पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कविता की पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया और सही उत्तर आपने टिक कर दिए, तब तो समझ लो आपने सच में विजय प्राप्त कर ली। और मुझे आशा है कि आप अच्छे से ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखोगे और विजय प्राप्त जरूर करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लिखा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा पंडित भया न कोई, एक ही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अब देखो, कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया?
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी के अनुसार ज्ञानी कौन नहीं बन पाया? का मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने वाले व्यक्ति, खा गुरु के बिना रहने वाले व्यक्ति, गा माता पिता का अनादर करने वाले व्यक्ति, या फिर घा हमेशा अलग अलग रहने वाले व्यक्ति। तो कबीरदास जी के अनुसार ज्ञानी वह नहीं बन पाया जो मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता है। किताबी ज्ञान मात्र होने से कुछ भी नहीं होता है। अगला है, कबीर के अनुसार पंडित कौन है? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने, पहला है का, जिसने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, खा जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया, गा जिसने कठोर तपस्या की, या फिर घा जिसने स्वयं को पहचान लिया। तो कबीर के अनुसार पंडित वही है जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया। प्रेम, ढाई आखर प्रभु का पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहां पर प्रभु, आपने वो भी सुना होगा ना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखो फिर से देख लो आप ये वाला दोहा, एक ही आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब यहां यही बताया है कि जिसने प्रभु अर्थात प्रेम, प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा ही तो है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है पवित्रता, निश्चलता, निष्कपटता, बहुत अच्छी वाली भावना, परमात्मा से जुड़े रहने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग। तो यहां पर यही कहा है कबीरदास जी ने कि जिसने प्रभु का एक अक्षर भी पढ़ लिया ना, बस वो ज्ञानी हो गया। नेक्स्ट है, पीव किसका प्रतीक है? का जीवन साथी का, खा दीपक का, गा अज्ञान का, घा परमात्मा का। एक ही आखर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पीव मतलब परमात्मा, और कहते हैं ना कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, लेकिन कब? जब आत्मा पवित्र होगी, शुद्ध होगी, स्वच्छ होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस पर व्यंग्य किया गया है? का साहित्यकारों पर, खा ज्ञानी वर्ग पर, या फिर गा धार्मिक आडंबरों पर, या फिर है घा समाज पर। तो किस पर कबीरदास जी ने व्यंग्य किया है? जो समाज में रहकर अपने आप को ज्ञानी कहते कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ ली हैं, ज्ञान का आडंबर है मेरे पास, देखो। अरे भाई, खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा करना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी वही नहीं होता जो किताबी कीड़ा हो। ठीक, इसलिए उन्होंने यही कहा है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का शीर्षक और कवि का क्या नाम है? का पद मीरा, खा साखी कबीर, गा मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त, या फिर घा पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रा नंदन पंत। तो ये होगा सही जवाब, कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। और साखी का अर्थ क्या है? साक्षी। साक्षी मतलब प्रमाण। ठीक है, साक्ष्य। तो यही इसका सही जवाब होगा। यस, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखो 2 नंबर की बात हो रही है। का है, निंदक को समीप रखने से क्या लाभ होता है? आपने सुना होगा ना कबीरदास जी का ये, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो का हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है, खा हम निंदा करना सीख जाते हैं, गा हम निंदक से घृणा करने लगते हैं, या फिर घा हम बिना कारण ही चिंतित रहने लगते हैं। तो यहां आ जाएगा हमारा स्वभाव निर्मल। निर्मल का अर्थ क्या होता है? एकदम पवित्र, स्वच्छ। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारी कमियों को बता रहा है थैंक्स कहना है उसे, क्योंकि मुंह पर प्रशंसा करके चले जाने वाले बहुत होते हैं जो पीठ पीछे निंदा करते रहते हैं। इससे अच्छा है कि जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी कमियों को बताता है, उसके निकट ही रहे हम। ठीक। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बाहरी अंतर क्यों दिखाई देता है? बाहरी अंतर दिखाई देता है का विचारों से अलग होने के कारण, खा रंग रूप में अंतर होने के कारण, गा कर्म के अनुसार फल भोगने के कारण, या फिर घा विभिन्न जातियों के जन्म लेने के कारण। मनुष्य में बाहरी अंतर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि
मनुष्य के विचारों में तो असमानता रहती है, हाँ, रंग रूप कद काठी में भी असमानता रहती है, लेकिन कर्म के अनुसार फल भोगने का ही प्रमुख कारण है कि यही है बाहरी असमानता। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई, जैसी करनी वैसे ही भरनी। ये नहीं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? तो सब कुछ यही है, कर्मा। अगला प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, 5 नंबर की फिर आ गई है यहां पर बात। मेरी मां कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। पाठ्य पुस्तक का ही है, याद आया कुछ? दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुबंद पर घोंसले बनाने की इजाजत दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। वाह क्या बात है, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। पूजा करने की रीति तरीका अलग अलग है, लेकिन है तो सब का मालिक एक। सबकी प्रार्थना वही है कि सबका भला हो प्रभु। ठीक है, तो अब देखो, का गुंबद से क्या तात्पर्य है? पहला प्रश्न है, का इमारत का अर्ध गोलाकार शिखर इस तरह से ऐसी रहती है क्या गुंबद? मान लो यदि इस तरह से कुछ बन जाए तो क्या समझ में आता है कि ये क्या है? अपने आप ही क्या लगने लगता है? हाँ बोलो बोलो, यही है क्या गुंबद? ऐसा इमारत का अर्ध गोलाकार शिखर, या फिर सिर्फ इतना भी रह सकता है। ठीक। खा लोगों का समूह, गा पक्षियों के रहने का स्थान, या घा नदियों की समतल भूमि। तो सबसे पहला ही इसका आंसर होगा। मां ने शाम के समय पेड़ों से पत्ते ना तोड़ने के पीछे क्या तर्क दिया था? पहला है का उस समय पेड़ सोते हैं, दूसरा है खा उस समय पेड़ दूसरी दुनिया में सोते हैं, या फिर गा ऐसा करने से पेड़ रोते हैं, या फिर घा उस समय पेड़ ध्यान लगाते हैं। आपने सुना है, नहीं नहीं रात को पेड़ से पत्ती मत तोड़ो, सो गए होंगे पेड़, मत तोड़ो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमने भी सुना है। तो ऐसा करने से पेड़ बेचारे रोते हैं। दिन में कर लो लेकिन रात में उनको परेशान मत करो। ठीक है, अगला प्रश्न है, मां कबूतरों को सताने को मना क्यों करती थी? का क्योंकि वह पशु पक्षी से प्रेम करती थी। खा क्योंकि वह बच्चों की हरकतों से वाकिफ थी। क्योंकि गा वह कबूतरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करती थी। या फिर घा क्योंकि वह किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्योंकि वह किसी भी प्रकार का कोई भी गुनाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो सुनती आ रही थी अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से कि पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, मुर्गे को नहीं सताना चाहिए, पक्षियों को नहीं सताना चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी सीख देती है माँ। माँ के अनुसार दिया बाती के समय फूल तोड़ने से क्या होता है? संध्या के समय, शाम के समय। का फूल मुरझा जाते हैं। खा फूल बद्दुआ देते हैं। माँ के अनुसार बताना है हमें। गा फूल अपने आप गिर जाते हैं। या फिर घा फूलों की सुगंध समाप्त हो जाती है। तो माँ ने कहा था कि यदि संध्या के समय, दिया बाती के समय फूल तोड़ते हैं तो फूल बद्दुआ देते हैं, मत तोड़ना। तो नहीं तोड़ते। अगला प्रश्न है, गद्यांश में मुर्गों को परेशान ना करने को क्या कहा गया है? का वे मुल्ला जी से पहले अजान देकर सबको जगाते हैं, इसलिए मुर्गे को परेशान मत करना। खा वे मोहम्मद हजरत को अत्यंत प्रिय हैं। गा वे धर्म को नहीं मानते हैं। या फिर घा वे सामाजिक बंधनों से ऊपर उठ चुके हैं। तो यहां पर कहा है कि वे मुल्ला जी से पहले अजान देकर सबको जगाते हैं। मुर्गे की आवाज सुनी है आपने कि हाँ सुबह सुबह को कुड़ू इस तरह से बोलता है। तो जब मुर्गा बोला मतलब अरे भैया सुबह हो गई। गांव में अभी भी आवाजें सुनाई देती है कि मुर्गा बोल गया, सुबह हो गई, उठ जाओ। कोई अलार्म नहीं लगाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है,
भाई साहब हर समय छोटे भाई को क्या उपदेश देते रहते थे? क्या कहते थे बड़े भाई साहब? प्रेमचंद जी द्वारा रचित। का, पढ़ाई करने का। खा, समय व्यर्थ ना करने का। गा, खेल कूद ना करने का। या फिर घा, ये सब कुछ। ये भी कहते थे, ये भी कहते थे, ये भी कहते थे, मतलब हाँ बिल्कुल वो सब कुछ कहते थे। तो उपरोक्त तो सभी होगा सही जवाब। अगला है, 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का उद्देश्य क्या था? का, समय व्यतीत करना। खा, मानसिक शांति प्राप्त करना। गा, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना। या फिर घा, चाय के स्वाद का आनंद लेना। 2 घूंट चाय को लंबे समय तक, याद आया जापानीज? ये जापानीज, उनका दिनचर्या किस तरह से उन्होंने चाय टी सेरेमनी मनाते थे वो। तो यहां पर मानसिक शांति प्राप्त करना, 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे में पीना है। और एक ऐसी पर्णकुटी बनी रहती थी पत्तियों की, जहां पर सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, 2 लोग और एक चाय देने वाला। तो वहां पर लोग मन की शांति प्राप्त करने जाते थे। ठीक है, चलते हैं 11वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब यहां पर एक और बात मैं कहना चाहती हूं, मान लो कि आपको उत्तर नहीं आ रहा है, 60 शब्दों की बात है क्योंकि अब हम चल रहे हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों पर। ठीक है, तो यहां पर सपोज किसी प्रश्न का आपको उत्तर अभी नहीं आ रहा है तो समय व्यर्थ मत करना, उस प्रश्न को देख लो। 60 मतलब आपको 5-6 लाइन छोड़ देनी है। तो यदि नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो, उत्तर नंबर डाल दो। ठीक है, यहां लिखा है ना प्रश्न 11, तो आप डालो यहां पर उत्तर 11 पहला। ठीक है, छोड़ दो। आया समझ में? तो इसी तरह से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई बाद में कर लेंगे, बाद में करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और हर कोई सा प्रश्न करोगे तो बड़ा चेक करते टाइम बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्या किया है इसने। तो बहुत अच्छे से करना तो सब कुछ अच्छा होगा। बड़े भाई साहब के कुछ कथनों से तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के कुछ विशेष पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। उनका उल्लेख करते हुए लिखिए कि आज की शिक्षण व्यवस्था में आप किस प्रकार के परिवर्तन पाते हैं? क्या शिक्षण प्रक्रिया में किसी तरह के परिवर्तन आ गए हैं? उत्तर है बड़े भाई साहब। कहानी में बड़े भाई साहब के कथनों द्वारा तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। इसके अंतर्गत रटंत शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। बच्चे पाठ्य वस्तु को समझें या ना समझें, परंतु उसे विषय को रट कर कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बाध्य किया जाता है कि पढ़ो, यही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा पठन पाठन पर अत्यधिक बल दिया जाता है कि अंग्रेजी की पोएम्स पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी की पोएम जिसने पढ़ ली वो भैया टॉपर हो गए। नहीं करना ऐसे, हमें समझ कर पढ़ना है। ठीक है, यदि समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो हम ना समझ जैसे हो जाएंगे ना। सुनिए वो कहावत, समझ कर समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो हम जब समझ कर पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास जो शब्द भंडार रहता है ना, वो भी हमें उस समय परीक्षा हॉल में याद आ जाता है कि इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। यदि हमने रटा और कोई एक शब्द भूल गए तो कितनी भी कोशिश कर लेंगे हम उस आंसर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो बेटा समझ कर पढ़ना है। ठीक है, लिखा है कि पठन पाठन पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अंग्रेजी पढ़ना, लिखना तथा बोलना आवश्यक माना जाता है। अपने देश के इतिहास के अतिरिक्त दूसरे देशों के इतिहास की जानकारी से शिक्षार्थियों को अवगत कराना आवश्यक माना जाता था। छोटे छोटे विषयों पर लंबे चौड़े निबंध लिखवाने की पद्धति का उल्लेख भी बड़े भाई साहब द्वारा किया गया है, जिससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि नहीं रहती थी और साथ ही समय की बर्बादी भी होती थी। रोट लर्निंग है ना, कुछ वही चले आ रहा है कि ये पढ़ लो, बस यही पढ़ लो, यही लिखो, ऐसे में आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये फिर कैसे बच्चे में बौद्धिक विकास होगा? वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली तत्कालीन शिक्षा प्रणाली व्यवस्था से नितांत भिन्न है, बहुत भिन्न है। वर्तमान समय में शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कर उसे व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया जाता है।
अंग्रेजी शिक्षा को विशिष्ट महत्व न देते हुए जीवन उपयोगी सभी विषयों को समान महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही देश विदेश के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वदेश के इतिहास, अपने जहां हम रहते हैं पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए ना स्टूडेंट को, बच्चे को, फिर अपने देश की। पता चलता है हम अपने आप को तो भूले जाते हैं, दूसरों के बारे में जानकारी दिए जा रहे हैं और वो जानकारी को नहीं समझ पाएगा, वो तो रटेगा, और रटेगा तो मानसिक विकास कैसे होगा, बौद्धिक विकास कैसे होगा। तो साफ साफ यहां पर लिखा है कि इसके साथ ही देश विदेश के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वदेश, अपने देश के इतिहास, खोज आदि पर विशेष बल दिया जाता है। विषयों का वर्गीकरण पाठ्य वस्तु का आधार बालकों की रुचि एवं आवश्यकता के आधार पर निर्मित किया जाता है। यदि इसी तरह से जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो चाइल्ड सेंटर हो गई अब तो, है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आ गया है जिसमें बहुत कुछ परिवर्तन आया है, जिसके चलते सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो इससे शिक्षा पद्धति सुधरने के साथ साथ बच्चा आत्मनिर्भरता के गुणों को भी स्वीकारता है और वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काबिल हो जाता है। अगला है कलकत्ता में 26 जनवरी सन 1931 को हुए आंदोलन में महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना यह स्पष्ट करता है कि स्वाधीनता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पुरुषों से कम नहीं थी। पाठ के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित कीजिए। बात कब की है? कलकत्ता में 26 जनवरी सन 1931 को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्येक निर्णायक मोड़ पर महिलाओं ने पुरुषों के साथ संघर्ष किया। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा लखनऊ की बेगम हजरत महल ने अग्रणीय भूमिका निभाई। कब की बात हो रही है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबकी जुबान पर है। हजरत महल ने, कौन थी ये? लखनऊ की बेगम। इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। प्रस्तुत पाठ के अंतर्गत जमुना लाल बजाज की पुत्री मदालसा की गिरफ्तारी और उनकी पत्नी जानकी देवी तथा गुजराती सेविका संघ मारवाड़ी विद्यालय की बालिकाओं का जुलूस निकालने एवं सार्वजनिक गिरफ्तारी देने का उल्लेख हुआ है। लेखक ने यह भी स्पष्ट तौर पर बताया है कि कलकत्ता के इस आंदोलन में 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी, जो बड़ी संख्या थी। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं थी। अर्थात पुरुषों की भांति ही महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, पूरे साहस के साथ भाग लिया। ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अगला प्रश्न है, आज का हिंदी सिनेमा राज कपूर के दौर वाले हिंदी सिनेमा से किन अर्थों में भिन्न है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, याद आया, जिसमें राज कपूर जी ने एक गाड़ी वाले की भूमिका निभाई थी। तो आज का हिंदी सिनेमा बहुत सी बातों में राज कपूर के सिनेमा वाले दौर से बदल गया है। नई तकनीकों के विकास ने फिल्म का प्रदर्शन कौशल एवं व्यवसाय तो बढ़ाया है, स्किल बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है, लेकिन राज कपूर के जमाने में बनने वाली फिल्मों के प्रमुख गुण, उद्देश्य एवं संदेश को आज की फिल्मों में कम जगह मिल रही है, क्योंकि आज तो सिर्फ पैसा 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 आ जाए बस। आज फिल्मों के कथ्य में मार्मिकता घटी है, मतलब भावनात्मकता का कहीं ना कहीं ह्रास होता जा रहा है। सामान्य जीवन से उनका जुड़ाव कम हो गया है। फिल्मों में चमक दमक बढ़ी है और अनुभूति का स्तर कम हो गया है। चमक दमक बढ़ी है मतलब दिखावटी प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, परंतु यदि हम बात करें उद्देश्य की, बात करें मूल्यों की या भावनाओं की, तो वो धीरे 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 कम होती जा रही है। यही कारण है कि जहां राज कपूर के दौर की फिल्में अपने प्रदर्शन के पश्चात दर्शकों के दिलो दिमाग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम थीं, है ना, वहीं आज के दौर की फिल्में कुछ ही दिनों में दर्शकों की स्मृति से गायब हो जाती हैं। आज के जमाने में अभिनेता अभिनेत्री फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने का व्यवसाय मानने लगे हैं, जबकि
राज कपूर के समय में यह माध्यम एक कला साधना के रूप में विकसित हुआ था कि भाई कला साधना है, बिल्कुल पूरी तरह से एक साधना, मतलब साधना समझते हो, भक्ति की भावना के साथ। और आज की यदि फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो पैसा, पैसा जहां होगा, और पैसा कैसे होगा, अधिकतर लिखा रहता है जो दिखता है वही बिकता है, तो चमक दमक दिखावटी प्रवृत्ति पर। चलते हैं 12वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब चलते हैं काव्य खंड से। अभी हमने गद्य खंड के देखे पाठ्यपुस्तक के, अब पाठ्यपुस्तक के ही प्रश्न हैं काव्य खंड से। कबीर की किसी साखी के आधार पर बताइए कि कबीर किन जीवन मूल्यों को मानव के लिए आवश्यक मानते थे। कबीरदास जी ने जो भी साखियां लिखी हैं, उनकी साखी का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि साखी का क्या अर्थ है। तो साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रमाण, ठीक है, प्रत्यक्ष। तो यहां पर साखी के माध्यम से सोचो कई सदियों पहले 14वीं शताब्दी में साखियां लिखी गई, और आज भी यदि हम पढ़ते हैं कबीरदास जी की साखियां तो वो ऐसा लगता है जैसे आज के ही परिप्रेक्ष्य में लिखी गई। तो उन्होंने मानव के लिए कौन से मूल्यों को आवश्यक बताया है। महान संत कवि कबीर की साखियों से हमें नैतिकता एवं ज्ञान की शिक्षा मिलती है। नैतिकता की भी शिक्षा मिलती है, ज्ञान की भी शिक्षा मिलती है। उनकी साखियों में अहंकार से दूर रहने, मीठे वचन बोलने, सच्चे मन से ईश्वर को याद करने, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने आदि संबंधी शिक्षा मिलती है। ठीक है। प्रस्तुत साखियां मनुष्य को नीति संबंधी शिक्षा भी प्रदान करती है। ऐसी वाणी बोलिए, सुना है ना, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। हाँ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। तो उनकी साखियों में नैतिकता है। बाह आडंबरों से दूर रहने, आपसी बैर भाव एवं धार्मिक मतांतरों को भूलने तथा जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने संबंधी प्रेरणा देने के अतिरिक्त ये साखियां आत्म सुधार की प्रेरणा भी देती हैं। पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान उपयोगी है, ये भी बताती है। बाह आडंबरों से दूर, आपसी बैर, धार्मिक, ठीक है, ये भी बताया है। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। वास्तव में जनमानस में व्याप्त सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करना तथा आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति करने में सहायता करना ही कबीर का लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने अपनी साखियों को माध्यम बनाया और वो किसी हद तक बिल्कुल सफल भी हुए। समझ में आया? चलो, दूसरा है 26 जनवरी 1931 में कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन कीजिए जिनके कारण लेखक ने डायरी में लिखा। क्या लिखा था लेखक ने? आज जो बात थी वह निराली थी। और एक बात ध्यान रखिए बेटा कि जब भी हम किसी की बात को या किसी के कथन को लिखते हैं तो उनको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। जैसे लेखक की बात को एज इट इज लिखा, तो देखो आप यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना। उत्तर है 26 जनवरी सन 1931 में कोलकाता में हुए घटनाक्रम की उन बातों का वर्णन निम्नलिखित है। इस तरह से उत्तर को फॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम उत्तर लिखने लगे, बहुत ही प्रभाव छोड़ता है और अंक अच्छे मिलते हैं, ठीक है। उन बातों का वर्णन निम्नलिखित है जिनके कारण लेखक ने डायरी में लिखा, आज जो बात थी वह निराली थी। 26 पॉइंट वाइज लिखा है, देखो बिंदु लिखा है ना यहाँ पर, तो निम्नलिखित लिखते हैं तो हम बिंदुओं में लिखते हैं, और जब बिंदुओं में लिखते हैं तो उनका महत्व बहुत होता है, याद करने में भी आसानी, चेकर को भी आसानी। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष उत्साह पूर्वक राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए घरों से बाहर निकले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कानून का उल्लंघन प्रसन्नता पूर्वक किया था। जो अंग्रेजी सरकार थे वो रोके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, किसी भी तरह से भयभीत नहीं हुए और अपने हर घर में तिरंगा नजर आ रहा था। दूसरा बिंदु है, भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद भी लोग निर्भय होकर जुलूस के रूप में अपने अपने घरों से बाहर निकले थे।
कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, जबकि अंग्रेजी जो सेना थी वो जुटी हुई थी उनको कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में। तीसरा बिंदु है, इस दिन को इतने भव्य रूप से मनाया गया कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हो गए थे। और उस समय 1931 की बात की जाए तो 2000 बहुत मायने रखते हैं। अगला बिंदु है, बड़े बाजार में स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। सभी, ऐसा कोई सा, जैसे बड़े बड़े सभा जो नहीं रहते हैं, सचिवालय टाइप और भवन, उन सब में तिरंगा झंडा फहराया गया। अनेक मकान ऐसे भव्य रूप से सजाए गए थे जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। शहर की सड़कों पर बड़ी संख्या में गोरखे सैनिक, सार्जेंट तथा घुड़सवार पुलिस की तैनाती लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी। तीसरा है, सतर्क पंथ और समर्थ भाव से क्या अभिप्राय है, बताइए। आपकी ही कविता है भाई। तो उत्तर है, सतर्क पंथ शब्द का अर्थ है सावधान यात्री। अर्थात हमारा जीवन एक यात्रा है और मनुष्य उस जीवन पथ पर चलने वाला यात्री है। यदि मनुष्य एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ता है तो उसे सदैव लक्ष्य व कर्तव्यों का बोध रहता है। रास्ते में विघ्न और बाधाएं उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती। कब? जबकि हम एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। ठीक है, कोई भी बाधाएं, कोई भी आकर्षण हमें पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता, दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। तब व्यक्ति सतर्क पंथ शब्द को चरितार्थ करता है। समर्थ भाव से अभिप्राय है सब व्यक्तियों की यथासंभव सहायता और परोपकार। समर्थ भाव मतलब जितनी समर्थता है उतनी हम दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हैं। इसलिए अपनी लक्ष्य प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका भी भला हो और दूसरों का भी कल्याण। तभी हम समर्थ भाव से अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। समझ आया? आया? ठीक है, आया कि नहीं? सतर्क पंथ, हमारा जीवन एक यात्रा है, मनुष्य जीवन पथ पर चलने वाला यात्री है। यदि मनुष्य एक सावधान यात्री की तरह आगे बढ़ेगा, मतलब जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते को हम ध्यान से देख लेंगे, कहाँ है, किस तरफ को जाता है। इस तरफ जाएंगे तो परिणाम ये होगा, इस तरफ जाएंगे तो परिणाम ये होगा। अब हमारी बुद्धि बढ़ रही है, 10वीं में है आप लोग, 11वीं में आएंगे, 12वीं में आएंगे, कॉलेज में चले जाएंगे। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको अपने आप को संबल प्रदान करना होगा। तो सबसे पहले, कहीं भी जाने से पहले रास्ते पर ध्यान देना होता है कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं क्या वो रास्ता सही है। ठीक है, ये सतर्क पंथ होता है, मतलब सतर्कता से जाना है, चौकन्ने होकर रहना है। ठीक। समर्थ भाव कि हम में जितना भी सामर्थ्य है, जितने भी हम कर सकते हैं कार्य जो जन कल्याण के लिए हो या जनता के हित के लिए हो या दूसरों के हित के लिए हो, है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3 नंबर प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि एक पत्रकार के रूप में आप हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को क्या क्या बताना चाहेंगे और समाज को उसके उत्तरदायित्व का बोध कैसे कराएंगे। अब आ गई है हमारी बात संचयन की। हरिहर काका पाठ एक हमारा, जिसमें उनके न केवल वहां के जो मंदिर या पुजारी लोग थे उन्हीं की पैनी नजर थी उनकी जमीन पर, बल्कि उनके अपने सगे भाइयों की कुदृष्टि भी थी उनकी जमीन जायदाद पर। इतना ही नहीं, उनके साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया वो तो अकल्पनीय था। ऐसा दुर्व्यवहार तो कोई शत्रु भी नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ वही ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यहां पर हरिहर काका में देखने को मिला है। तो अब यही है कि आपको कल्पना करना है कि एक पत्रकार के रूप में आप हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को क्या क्या बताना चाहेंगे। मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं और अपने समाचार पत्र में उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो कैसे क्या बताएंगे और कौन कौन से उत्तरदायित्वों का बोध कराना चाहेंगे। एक पत्रकार के रूप में हरिहर काका के बारे में अपने समाचार पत्र को निम्नलिखित बातें बताना चाहूंगा।
जब हम निम्नलिखित बातें बताना चाहूंगा, अर्थात हम बिंदु या पॉइंट वाइज उत्तर लिखेंगे जिसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो पहला है, हरियर काका गांव के एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं। दूसरा, वृद्ध हरियर काका परिवार का प्यार और अपनापन पाने की चाह में रहते हैं, किंतु वह उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि परिवार के सदस्य स्वार्थ के वशीभूत हैं। उनकी जो जमीन है, बस उस जमीन के टुकड़े पर ललचाई आंखों से नजर गड़ाए बैठे हैं। दूसरी ओर धर्म के नाम पर ठगने वाले धर्माचारियों की दृष्टि भी हरियर काका की जमीन पर ही है। धर्माचारी व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण हरियर काका का अपहरण कर लेते हैं और उनके साथ हिंसा भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। हरियर काका के भाई भी संपत्ति के लालच में उनके साथ मारपीट करते हैं। सोचिए आप कि सिर्फ और सिर्फ जमीन को अपने नाम कराने के लिए, वैसे भी उन्हीं के घर में उनका जमीन की जो उपज होती थी, फसल जो आती थी, वो भाइयों के घर में ही आती थी, लेकिन नहीं, नाम कराना है भाई। ये इस तरह का लालच जब व्यक्ति के मन में चला जाता है या समा जाता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, बस पैसा पैसा पैसा, लालच, जिससे उबरना बहुत मुश्किल है। तो लालच जैसे शब्द को, लालच जैसी भावना को कभी भी अपने मन में स्थान नहीं देना। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित लिखना, पॉइंट वाइज। इस प्रकार हरियर काका समाज के उस वृद्ध व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे संपत्ति के लालच में परिवार के सदस्य तथा धर्माचारी व्यक्ति अपनी स्वार्थ वृत्ति को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुकृत्य कर देते हैं, ठीक है, उनके साथ हिंसा करने लगते हैं, मारपीट भी करते हैं। लास्ट एंड पता है ना आपको क्या हुआ था? बाद में जब हरियर काका ने कह दिया कि मैं अपनी जमीन अपने जीते जी किसी के नाम नहीं करूंगा, पुलिस प्रोटेक्शन लिया उन्होंने और बेहतरीन तरीके से अच्छे से जीवन जिया, लेकिन उनकी वास्तविकता उनके सामने आ गई कि उनके परिवार के लोग कैसे हैं। वृद्ध व्यक्ति हमारे समाज के अत्यंत सम्मानित एवं आवश्यक अंग हैं। वो हमारे पूजनीय हैं, वे हैं इसलिए हम हैं। इसलिए समाज का यह उत्तरदायित्व है कि वृद्धों को उचित मान सम्मान दें तथा उनसे प्रेम भरा अपनापन युक्त व्यवहार करें। उम्र के अनुसार उनकी सभी जरूरतों को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। वास्तव में उस समाज की नींव या आधार रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिस समाज में हम आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। नींव तो उन्हीं ने रखी है ना। हमारे समाज को बेहतर बनाने में उन लोगों ने अपना पर्याप्त योगदान दिया है, अतः उन्हें उचित सेवा, मान सम्मान, प्रेम, अपनापन, अधिकार सब प्राप्त होना चाहिए। यह उनका अधिकार है। अगला प्रश्न है, प्रायः देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने से रोकते हैं और खेल कूद को समय बर्बादी का कारण बताते हैं। क्या आप इस तर्क को संगत मानते हैं या नहीं? स्पष्ट कीजिए। अब यदि आपके अपने विचार होंगे तो आप कहेंगे नहीं, हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, क्योंकि खेल कूद भी हमारे शरीर को चुस्त और मस्तिष्क को तंदुरुस्त रखने का एक उपाय है। तो मैं भी आपका साथ दूंगी कि हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो हम लिखेंगे किस तरह से, ये देखिए। हमारे समाज में हमेशा से एक धारणा बनी हुई है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। हमारे अभिभावकों को अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है कि वे खेल कूद को समय बर्बादी का कारण मान लेते हैं और बच्चों को दिन रात किताबों के तले दबे रहने को प्रोत्साहित करते हैं। परंतु मैं इस तर्क से पूर्ण रूप से असहमति प्रकट करती हूं या करता हूं। खेल कूद भी शिक्षा प्राप्ति का एक अप्रत्यक्ष रूप है। कहते ना, जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट, और फिट रहने के लिए खेल कूद कितना जरूरी है। खेल कूद से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। खेल कूद विद्यार्थी को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने की तरकीबें सिखाता है। खेल कूद से बच्चों में अनुशासन की वृद्धि होती है, सामाजिकता का भाव पैदा होता है, मेल जोल की भावना आती है। खेल कूद के माध्यम से विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक तौर पर स्वयं को स्वस्थ महसूस करता है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, निवास होता है। और शरीर को स्वस्थ एवं मजबूती प्रदान करने का एकमात्र साधन है खेल कूद, जो कि बहुत जरूरी है।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलने कूदने के लिए भी प्रोत्साहित करें और उन्हें खेलने कूदने से रोकें नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई दिन दिन भर हम बस खेलों में ही लीन हैं, अपने और कार्यों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करना है, लेकिन साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है, क्योंकि यही हमें तरोताजा रखता है, मानसिक रूप से स्वतंत्र रखता है। और जब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। यदि हम संकुचित सीमा बनाए रखेंगे कि बस पढ़ते रहना है, किताबी कीड़ा बने रहना है, तो हम फिट नहीं रह पाएंगे, और जब फिट नहीं रहेंगे तो हम पढ़ा हुआ कैसे हमें याद रहेगा। तो खेल कूद बहुत जरूरी है जीवन में। अब है अगला प्रश्न, घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इफ्फन के घर और उसकी दादी से क्यों था? टोपी शुक्ला याद आया? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए। टोपी शुक्ला इफ्फन की जो मित्रता थी वो धर्म, मतलब वो था, टोपी था ब्राह्मण परिवार से, इफ्फन था मुस्लिम परिवार से। उनकी जो मित्रता थी वो कितनी अनूठी थी वो देखा हमने इस चैप्टर में। और इफ्फन की जो दादी थी वो टोपी के साथ बहुत ही दुलार भरा व्यवहार करती थी। तो टोपी शुक्ला भी इफ्फन की दादी को बहुत सम्मान देता था, उनके साथ घंटों बैठकर बातें किया करता था। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों को उजागर करने की कोशिश की है कि मानवीय संबंध भाषा, जाति, धर्म एवं उम्र से परे होते हैं। ठीक है, जो मानवीय संबंध कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, तो ईसाई धर्म, ये है अपने अपने धर्म है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, लेकिन सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता का धर्म है। और जो मानवता की मूल्यों को अपना लेता है वही दुनिया में नाम भी कमाता है, सम्मान भी कमाता है। तो यहां पर लेखक ने मानवीय संबंधों का ही सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है कि किस तरह से मानवता का धर्म ही सर्वोपरि है। तो मानवीय संबंध भाषा, जाति, धर्म एवं उम्र से परे होते हैं, दूर होते हैं। उन्हें केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से ही बांधा जा सकता है। मुस्लिम परिवार और टोपी के बीच जो रिश्ता है वह धर्म की दीवारों को तोड़कर मानवीयता के धरातल पर निर्मित रिश्ता है। जो रिश्ता है टोपी और इफ्फन के बीच में वो धर्म की दीवारों को तोड़कर बनाया हुआ रिश्ता है, क्योंकि ये आत्मीयता का संबंध है। ठीक है, जहां किसी भी प्रकार के बंधन को आड़े आने की इजाजत नहीं है, बीच में आने की परमिशन नहीं है। और उनकी मित्रता का इतना सुंदर हमने यहां उदाहरण देखा है इस चैप्टर में। घर पर खूब मार खाने के बावजूद टोपी इफ्फन के घर जाना नहीं छोड़ता था तथा इफ्फन के साथ मित्रता एवं इफ्फन की दादी के प्रति सम्मान एवं स्नेह की उसकी भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता था। वह इफ्फन की दादी से मिला बिना नहीं रह सकता था, घंटों बैठता था उनके साथ, क्योंकि उसे महसूस होता है कि इफ्फन की दादी से अधिक प्यार उसे कोई नहीं करता है। घर में यदि टोपी की स्वयं की दादी की बात की जाए तो वो हमेशा चिल्लाती रहती थी, हमेशा डांटती रहती थी, और बच्चे हों या बड़े हों सबको प्रेम भरी भाषा समझ में आती है। इफ्फन की दादी भी टोपी के बिना अकेलापन महसूस करती थी और हमेशा उसके आने की प्रतीक्षा करती थी कि आ रहा होगा। और टोपी जैसे ही उनके घर पहुंचता था उसको बड़े लाड़ दुलार से अपने पास बिठाती थी और ढेरों बातें किया करती थी। दोनों के बीच माँ बेटे के संबंध से भी बढ़कर एक ऐसा मानवीय संबंध कायम हो गया जिसके अभाव में दोनों अतृप्त महसूस करते थे। मानवीय संबंधों की इसी सच्चाई को टोपी शुक्ला पाठ में उजागर करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में ना कोई स्वार्थ है और ना कोई व्यापार, बल्कि सिर्फ अपनापन है, आत्मीयता है। चलते हैं 14वें प्रश्न पर, जो है अनुच्छेद लेखन, रहेगा 5 नंबर का। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, 5 नंबर। लेकिन यहां पर मैं आपको ध्यान देना चाहूंगी कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखना है बेटा, भूल मत करना कि तीनों के तीनों विषय पर थोड़ा 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 लिख कर आ जाओ और सोचो कि तीनों लिखना है। इसलिए बार बार मैं आपसे कहती हूं कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जब उत्तर लिखोगे। ठीक है,
पहला आया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। संकेत बिंदु भाव, झूठ के पांव नहीं होते, सत्य ही परम धर्म। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह भारतवर्ष का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आपने देखा होगा ना, हर एक नोट, हर एक सिक्के, हर एक उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। यह वाक्य भारत के राष्ट्रीय प्रतीक माने जाने वाले अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस छोटे से वाक्य में संपूर्ण मानवता का ज्ञान और मानव का कल्याण आधार निहित है। वस्तुतः इस वाक्य का मूल भाव यह है कि सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य चरम लक्ष्य को प्राप्त कर आत्मसंतुष्टि को भी प्राप्त करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक बात पर स्थायी नहीं हो सकता। झूठ कहते ना भाई, झूठ के कई वो होते हैं। एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब एक बात यदि छुपाई है तो उसको छुपाने के लिए कई पर्दे डालते रहते हैं लोग। इट्स बेटर, इससे अच्छा है कि हम सत्य का ही पहलू थामे रहें। वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप एवं भिन्न लोगों के सामने अपने कथनों को बदलता रहता है। झूठ की बात चल रही है यहाँ पर, क्योंकि उसकी बातों में सच्चाई नहीं होती। ऐसे लोगों पर झूठ के पांव नहीं होते, सूखती चरितार्थ होती है कि झूठ के पांव नहीं होते। मतलब ये नहीं कहता कि भैया झूठ मैं आ गया हूं तुम्हारे पास, तुम मुझे अपने पास रख लो। अनायास ही आ जाता है। वो नियत पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की नियत कैसी है, किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की प्रवृत्ति है, और अपने आप फिर वो आदत में शामिल होता जाता है। और फिर व्यक्ति को लगता है कि ठीक तो है, ठीक है ना, जब काम चल रहा है तो ठीक है। नो बेटा, कभी नहीं करना, ठीक है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को क्षणिक सफलता तो मिल सकती है, कुछ पलों की सफलता तो मिलती है, परंतु उनका अंत बहुत बुरा होता है तथा अंततः पराजय का सामना करना पड़ता है, हार का सामना करना ही पड़ता है। झूठ पर कभी भी कोई विजय नहीं टिकी है। कुछ समय की, कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी रह सकती है, लेकिन अंधेरी रात तो आएगी ही आएगी। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है और ना ही झूठ से बड़ा कोई पाप है। सुना है वो, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो जब हम कोई भी जैसे अनुच्छेद लिखेंगे और इस तरह का कोई दोहा, कोई सूक्ति, कोई कहावत यदि हमें याद है तो बिल्कुल उसी से आप शुरुआत कीजिए अनुच्छेद की, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जैसे सत्यमेव जयते है तो आप शुरुआत कर सकते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य है तो परमात्मा है, ठीक है। तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ना ही झूठ से बड़ा कोई पाप है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का ही आश्रय लेना चाहिए। सत्यवादी मनुष्य समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संसार की प्रत्येक सफलता को सत्य के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य को अपनाकर ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। आप अक्सर कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति वह है जिसमें संतोष होगा, संतोष की भावना होगी, सेटिस्फाइड होगा जो। तो संतोष की भावना कब होगी? हाँ, तभी होगी जब सत्यता के साथ सारे कार्य हम कर रहे होंगे। जहाँ झूठ है, फरेब है, दिखावा है, तो वो सत्य नहीं है, तो संतुष्ट कैसे रह पाओगे आप? कितना भी धन दौलत मोह माया आ जाएगी ना आपके पास, बड़े बड़े महल ही खड़े क्यों ना हो जाए, खुश और संतुष्टि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो महलों का आधार, महलों की नींव झूठ पर कायम है और झूठ कभी संतुष्ट नहीं रख पाती है। तो जितना भी है, जैसा भी है, हम हमारे हैं और हम सत्य के मार्ग पर चलकर जो भी कार्य करते हैं उससे हमें संतुष्टि मिलती है। इसलिए वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है जो सत्य के मार्ग पर चलकर अपने कार्य करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, लड़का लड़की एक समान, जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। यदि आज के समय से, वर्तमान स्थिति से और पुरानी स्थिति की, मतलब आज से 30-40 वर्ष पुरानी हम बात करें,
तो लड़का लड़कियों में बहुत असमानता थी, भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, लड़कियों को जन्म लेते तुरंत मार दिया जाता था, इतना भेदभाव, घर में भी बुरी तरह से भेदभाव किया जाता था, लड़के को बिल्कुल शहंशाह समझा जाता था और लड़कियों को नौकरानी जैसा। क्यों भाई, लड़कियां तो पराया धन है, वो थोड़ी हमारा वंश चलाएंगी, इस तरह की मान्यताएं थी। लेकिन धीरे 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 लड़का लड़की एक समान की भावना जागृत हुई और आज हम देखते हैं कि बहुत से पालक जो है, माता पिता हैं, 2 संतान सुखी इंसान, अब 1 संतान सुखी इंसान, तो लड़का हो या लड़की, वो कहते हैं भाई हमारा तो यही बेटा है, यही बेटी है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़का हो या लड़की हो, हमें बुढ़ापे तक या हमेशा अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करनी है। ये ना हो कि भाई लड़की अकेली है तो वो भी अपने धन दौलत में इतनी मदमस्त हो जाए कि उसे अपने पेरेंट्स से कोई लेना देना ना हो। संकेत बिंदु है, पहला है ईश्वर की देन, दूसरा है भेदभाव के कारण, तीसरा है दृष्टिकोण कैसे बदलें। लड़का व लड़की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नर नारी का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है, अतः दोनों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सृष्टि के अस्तित्व के लिए दोनों की महत्ता अनिवार्य है। आज नारी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, परंतु फिर भी नारियों को समानता का अधिकार न देकर उन पर अत्याचार किया जा रहा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय समाज में कई रूढ़ियां व्याप्त हैं। रूढ़ियां समझते हो आप? दकियानूसी सोच, स्टीरियोटाइप्स, जैसे यह मान लेना कि पुत्र ही वंश को चलाता है, दहेज प्रथा, धार्मिक कर्म कांड में पुत्र की भूमिका को महत्व देना, लड़कियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना आदि, इस तरह की सोच चली आ रही है। इन्हीं रूढ़िवादी सोच के कारण लड़का लड़की में भेद करते हुए लड़कियों को पर्याप्त स्वतंत्रता न देकर उन्हें घर की 4 दीवारी में कैद रखा जाता है कि आप नहीं जा सकती, आपसे नहीं होगा, हाँ ये सब पुरुषों का ही काम है। अरे भाई नहीं, पुरुषों का जो काम है ना बाहर का, वो वही कर पाते हैं, लेकिन स्त्रियों को आज हम देखें तो वो घर, बच्चे, गृहस्थी के साथ साथ काम में भी अपना परचम फहरा रही हैं। रूढ़िवादी परंपराएं एवं सोच के कारण लड़कियों की प्रगति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह समस्याएं लड़की के आकाश रूपी जीवन में धूमकेतु बनकर छा जाती हैं। लड़का और लड़की में भेदभाव शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है जिस पर विचारों में आधुनिकता आ सकती है, या शिक्षा ही वह माध्यम है या शिक्षा ही वह आधार है जिसके चलते हम रूढ़िवादी विचारों को दूर कर सकते हैं। बेटी को बचाने एवं उसे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाने के लिए जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम अपने भविष्य को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल नहीं बना सकते। तो हमें शिक्षा को ही मूल आधार बनाना होगा। हमें लड़का लड़की के भेदभाव को समाप्त करना होगा, तभी हमारा देश अधिक प्रगति कर पाएगा, उन्नति कर पाएगा। जब तक देश में लिंग परीक्षण जैसी कुरीति रहेगी, अब तो वैसे नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ये सब पर कानूनी बिल्कुल लग चुका है कि अब नहीं कराना है, ठीक है। तब तक हमारे जीवन में लड़का लड़की एक समान की बात कहना स्वप्न ही रहेगा, लेकिन अब वो स्वप्न मतलब सपना साकार होता नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम तीसरे बिंदु पर, जो है ग्लोबल वार्मिंग। यस, समझ में आया किस तरह से पृथ्वी का या वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है और कैसे मनुष्य चैन की सांस भी नहीं ले पा रहा है। इसका क्या कारण है? जिस मनुष्य ने निर्माण किया मशीनों का, आज वही मनुष्य गुलाम हो गया है मशीनों का। क्यों भाई? मनुष्यों की देन जो है आज उसी ने उसको गुलाम कर दिया या वो स्वयं गुलाम हो गया। इसके दुष्परिणाम क्या हुए? हाँ, प्राणवायु, ऑक्सीजन की कमी, वृक्षों की कटाई, बहुत सारा प्रदूषण, जिससे ओजोन जो लेयर है उसमें छिद्र होने लगे, जो हमें सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट यूवी जो रेज हैं उनसे रक्षा करती थी, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे
क्योंकि प्रदूषण इतना हो गया कि उसमें भी खतरनाक तरीके से ऐसा हो गया कि अब डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्ट आ रही है वातावरण पर, जिससे गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी पर हम चर्चा करेंगे। संकेत बिंदु है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है तथा कैसे होती है, दुष्परिणाम क्या है और बचाव या उपसंहार, कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे न केवल मनुष्य बल्कि पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी त्रस्त है, क्योंकि वातावरण की बात है, किसी एक घर या परिवार की बात नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, और वृद्धि भी कई गुणात्मक तरीके से। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक परत है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, तथा अन्य हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन लेयर विज्ञान में पढ़ाई होगा आपने। मानवीय क्रियाओं द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो जाने के कारण सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती जा रही हैं और जिसका खतरनाक दुष्परिणाम देख ही रहे कि क्या कैसा कैसा अचानक से बारिश, अचानक से सर्दी, अचानक से कुछ भी होने लगता है। मतलब प्राकृतिक जो एक साइकिल थी या जो चक्र था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। किसके कारण? हमारे कारण। हमें चाहिए सिर्फ अपनी भलाई, दुनिया का क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब पृथ्वी अपने प्रचंड रूप में आती है और प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, तब हम कहीं के नहीं रह जाते। फिर आता कि ये भगवान ने क्या हुआ, देखो शहर के शहर डूब गए। अरे होगा ना, ना तो कोई एक साथ आया है ना कोई एक साथ जाएगा, तो कुछ तो होगा ना। जब प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी अपना रूप दिखाएगी, विकराल रूप दिखाएगी, और इसी का दुष्परिणाम ये देखने को मिलता है। समझ में आया? परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कई समुद्री तथा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियों के अस्तित्व को भी खतरा हुआ है। कई जातियां तो लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। और जो जीव जंतु की प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा भी हुआ है, साथ ही मनुष्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो हमारी पृथ्वी जीवन के योग्य नहीं रह जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें प्रदूषण को कम करना होगा। प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? सबसे वनों की कटाई पर रोक और प्लांटेशन या वृक्षारोपण करना, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के उत्सर्जन में कमी तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा, जिससे प्रकृति में पर्यावरण संबंधी संतुलन बना रहे। और जब संतुलन बना रहता है किसी भी, चाहे प्रकृति हो, चाहे मनुष्यों के व्यवहार में हो, भोजन हो, सब कुछ संतुलित तरीके से चलता है तो जीवन अच्छे से चलता है। छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी परेशानियां आती रहती है जिनको हम हल कर सकते हैं, लेकिन जब नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनको आमंत्रित ना करें, हम अपने क्रियाकलापों पर एकदम नियंत्रण रखें, कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे कि वातावरण प्रदूषित हो, ठीक है। अब चलते हैं हम 15वें प्रश्न पर। है आपकी बस्ती के पार्क में, 5 नंबर का ही है भैया, कई अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। उन्हें हटाने के लिए नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। नहीं आ जाते कहीं भी कुछ भी, भाई हम तो यही काम करेंगे। अब आप उनसे परेशान हो तो क्या करोगे? सेवा में नगर निगम अधिकारी, कॉमा पर ध्यान देना, अल्पविराम लगा है सेवा में, लेफ्ट हैंड साइड से ही हमें पत्र स्टार्ट करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये है आपकी परीक्षा की आंसर की, यहां पर दिया रहता है मार्जिन। आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे उत्तर। मान लो यहां पर आया है उत्तर नंबर 15, पत्र, ठीक है, आपने लिख दिया यहां पर पत्र। तो यहां से शुरू होगा आपका एड्रेस, फिर यहां से आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, लिखते जाइए लिखते जाइए, एंड जब करेंगे तो धन्यवाद, और एंड भी यहीं से कर दीजिए, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आया? ये देखो, आप कॉमा वॉमा सब कुछ लगाना है। सेवा में कॉमा, नगर निगम अधिकारी कॉमा, सिविल लाइंस कॉमा, दिल्ली, दिनांक 7/3/2022, 2030, 20, जो भी आपको लिखना है। विषय
औपचारिक पत्र है, विषय कंपलसरी लिखना ही है, अनिवार्य रूप से विषय लिखना ही है। अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखना है, लेकिन भाषा अच्छी ही होगी, अर्थात लिखित भाषा का हमेशा हमें प्रयोग लाना है। विषय है अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाने हेतु। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में अनाधिकृत मतलब समझते हो कि यूं ही मतलब नहीं कि जिनके नाम पर कोई रजिस्ट्री नहीं है या कुछ भी नहीं है और बस जिनका अधिकार नहीं है और वो वहां पर रहने लगे, अपना डेरा जमाने लगे। अनाधिकृत खोमचे वालों के डेरा जमाए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी बस्ती एक घनी आबादी वाली बस्ती है, जहां के पार्क में अनाधिकृत खोमचे वालों ने डेरा डाल दिया है। खोमचे वालों के कारण पार्क में गंदगी और भीड़ बहुत बढ़ गई है, जिसे सैर करने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये खोमचे वाले जिस खाद्य पदार्थ को बेचते हैं वह सामान खुला रहता है, उस पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, जिन्हें खाने से बस्ती में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बच्चों की स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे क्षेत्र की बस्ती के पार्क से अनाधिकृत खोमचे वालों को हटाने का कष्ट करें, जिससे बस्ती में रहने वालों को असुविधा ना हो और उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। धन्यवाद। भव दिए काखागा, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया था तो हम काखागा ही लिखेंगे। यदि वहां नाम दिया होता और मान लीजिए आप जिला या समाज या सोसाइटी अध्यक्ष कुछ दिया होता तो हम यहाँ पर वो लिखते, लेकिन वहां कुछ नहीं दिया है तो हम भव दिए काखागा लिख देंगे। क्लियर? और रहेगा सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड। या फिर अथवा आपने नया कंप्यूटर खरीदा, किंतु खरीदने के 1 महीने बाद ही उसमें खराबी आ गई। आपकी शिकायत पर दुकानदार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कंपनी के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखकर घटना की जानकारी देते हुए उनसे अनुरोध कीजिए कि वे आपके साथ न्याय करें। कौन से पत्र के अंतर्गत आएगा? जल्दी बताओ। पत्र ये क्या होगा? ये वाला या फिर ये वाला? आप बताएंगे मुझे। चलिए, ये कौन सा पत्र है? इससे पहले जो हमने पत्र पढ़ा था, हाँ, नगर निगम अधिकारी को, वो कौन सा था? औपचारिक। ठीक है, अब देखिए, विषय को देखिए, निर्णय कीजिए, जल्दी से बताइए कि ये कौन सा है। औपचारिक ही है या अनौपचारिक है? औपचारिक ही है, तो इसमें क्या खासियत है? कैसे लिखोगे आप? ओके, पता लिख दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? उसके बाद हमें विषय लिखना होता है। एड्रेस लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, दिनांक लिख दी। अब हम विषय लिखेंगे। कंप्यूटर खराब होने की जानकारी हेतु महोदय या मान्यवर, मैं आनंद विहार दिल्ली का निवासी हूं। मैंने पिछले महीने की 21 सितंबर को आपके शोरूम से एक कंप्यूटर सेट खरीदा था। वह केवल 1 महीने ही ठीक से चला, फिर खराब हो गया। अब यह चालू ही नहीं होता। आपकी तरफ से 1 वर्ष की गारंटी मिलने पर मैंने कंप्यूटर शोरूम के मालिक के पास कई बार इसकी सूचना भेजी, परंतु अभी तक उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कंप्यूटर के बिना हमारे कई काम अधूरे पड़े हैं। विवश होकर मैंने आज आपको पत्र लिखा है। आशा है आप हमारी परेशानी को समझेंगे और जल्द ही अपने कर्मचारियों को भेजकर इसे ठीक करवाएंगे। कंप्यूटर के नगद भुगतान की रसीद एवं गारंटी कार्ड की छाया प्रतियां, फोटोकॉपीज, छाया प्रतियां मीन्स फोटोकॉपीज भी पत्र के साथ भेज दी गई है। धन्यवाद। भव दिए काखागा। तो जो भी हम पत्र लिखते हैं, पत्र का क्या अर्थ है बताओ? पत्र का अर्थ है कि जैसे मान लो हम किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से गए और हमने अपनी बात को रख दी, तो हम बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, अपने हाव भाव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब हम वहां नहीं जा रहे हैं, तो हमारा प्रतिनिधि करेगा पत्र। तो पत्र की भाषा इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी सटीक होने चाहिए कि पत्र पढ़ते ही पूरा जो आपकी जो समस्या है वो क्लियर हो जाए सामने वाले के, तभी उस पत्र को वैल्यूएबल समझा जाता है और मूल्यवान समझा जाता है। ठीक है, चलते हैं 16वें प्रश्न पर। विद्यालय के सचिव की ओर से, अब यहां पर दे दिया है कि आप विद्यालय के सचिव हैं। विद्यालय के सचिव की ओर से समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए 40-50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। 5 नंबर सूचना, नोटिस अंग्रेजी में लिखते हैं, हाँ, जैसे नोटिस बोर्ड है और वहां पर सूचनाएं लगी रहती हैं, तो हमें इसी तरह से एक सूचना
तैयार करनी है। देखो बॉक्स के अंदर लिखना है बाल विकास पब्लिक स्कूल दिल्ली सूचना। ये आपको लिखना है कि आप क्या लिख रहे हो। हाँ, उत्तर क्रमांक भी लिखना है, साथ ही साथ आपको ये लिखना है कि आप लिख क्या रहे हो। दिनांक इस साइड आएगी, दिनांक 22 फरवरी 2020-21 जो भी लिखना है। समय प्रबंधन जैसा कि विषय दिया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में दे दीजिए। आप चाहें तो ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। समय प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला हेतु सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बाल विकास पब्लिक स्कूल की ओर से समय प्रबंधन विषय पर 13 मार्च से 15 मार्च तक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला सेशन नहीं होता है, हाँ, यह कार्यशाला प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक चलेगी। इच्छुक विद्यार्थी को 12 मार्च तक पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण मीन्स रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पंजीकरण शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया गया है। अब आपको बता ही दिया था कि आप विद्यालय के सचिव हैं, सचिव काखा का नाम तो नहीं दिया था इसलिए सचिव लिख दिया, ओके। या फिर अथवा विद्यालय की समाज सेवा परिषद के सचिव आशील सिंघल है। अब यहां पर नाम भी दिया है भैया, ध्यान रखना, तो उधर नाम लिखना है। आप प्रौढ़ों की साक्षरता के 1 सप्ताह का शिविर लगाना चाहते हैं, ठीक है। क्या प्रौढ़ मतलब कौन होते हैं? 40 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति प्रौढ़ कहलाते हैं। आप प्रौढ़ों की साक्षरता के लिए प्रौढ़ साक्षरता अभियान, ठीक है, 1 सप्ताह का शिविर लगाना चाहते हैं। इसके लिए विद्यार्थी रोज शाम को एक गांव में जाकर चौपालों में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया करेंगे। इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीकरण 10 अगस्त तक होना है। उनके आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इस हेतु एक सूचना तैयार करना है। अब आपको साक्षरता मिशन में शामिल होना है। फिर सूचना प्रतिभा विकास विद्यालय मेरठ सूचना दिनांक 26 जुलाई 2020 प्रौढ़ साक्षरता शिविर का अभियान या आयोजन। अच्छे से लिख दीजिएगा बोल्ड लेटर्स में। ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है तो ब्लैक पेन का हाइलाइटर के उसमें आप यूज कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय की समाज सेवा परिषद समिति की ओर से साप्ताहिक प्रौढ़ साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों द्वारा 28 सितंबर 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक शाम 5 से 7 बजे तक गांव में जाकर चौपाल में प्रौढ़ों को अक्षर ज्ञान कराया जाएगा। विद्यार्थियों के आने जाने की व्यवस्था परिषद की ओर से की जाएगी। इच्छुक विद्यार्थी शीघ्र अपना पंजीकरण कराएं, जिसकी अंतिम तिथि 10 अगस्त 2016। यदि यहाँ 16 है तो यहां भी आप 16 कर दो, ठीक है। आशील सिंघल सचिव, चूंकि वहां नाम दिया था विषय में इसलिए हमने यहां नाम लिखा, समाज सेवा परिषद। हो गई सूचना, क्लियर हो गया एकदम कि आप क्या चाहते हैं, क्या मतलब क्या आप देना चाहते हैं सूचना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर विज्ञापन लेखन। अब आ गए भैया विज्ञापन लेखन, और विज्ञापन लेखन इतना आकर्षक हो कि उसमें जो लिखा है उस पर तो ध्यान ही ना दिया जाए। एकदम आपके जो शब्दावली होगी, जो कहावतें होंगी, जो नारे टाइप होंगे, वो आप ऐसे लिख देना कि बस लगे कि यार इसको तो दे दो, बस पूरे नंबर दे दो इसको। एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी का विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। अब देखो आप, वाओ। अब आप कहोगे मैडम ऐसा थोड़ी हम बना पाएंगे। ऐसा नहीं तो बना तो पाएंगे ना कुछ। तो सबसे पहले लिखेंगे वाटर प्यूरिफायर है किस कंपनी का या किसकी शॉप है, वो तो बताना पड़ेगा। राजवंशी वाटर प्यूरिफायर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। पानी को बनाए 100% शुद्ध या 100% प्योर। विशेषताएं आरओ बैक्टीरिया व वायरस को पूरी तरह नष्ट करे, यूवी प्राकृतिक मिनरल्स बरकरार रखे, यूएफ घुली हुई अशुद्धियां निकाले। संपर्क करें G610 आजादपुर दिल्ली। फोन नंबर लिखा है 011-2742-422। ये देखो यहां पर वाटर प्यूरिफायर आसान किश्तों में भी उपलब्ध। लुभावने ऑफर्स देने होते हैं, तब कहीं जाकर हमारा विज्ञापन के साथ साथ हम जो कार्य करना चाहते हैं या जो भी बेचना चाहते हैं वो पब्लिक उसको देखे तो
यदि देखा ही नहीं किसी ने तो उस पर ध्यान कैसे जाएगा। इसलिए विज्ञापन तो बहुत आकर्षक होगा, लास्ट में ही आप इसको कर लेना, ठीक है, ताकि आप जितनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, और आई नो कि आप बहुत सृजनात्मक बालक हैं, तो आप कीजिएगा, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अथवा कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को ओ धनात्मक ओ पॉजिटिव रुधिर की आवश्यकता है, उसके लिए विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। रक्तदान महादान। कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए ओ धनात्मक मतलब ओ पॉजिटिव रुधिर की आवश्यकता है। कितनी वर्ष का है, ठीक है, ये सब बताना है। आयु सीमा कौन दे सकता है, ब्लड डोनेट कौन कर सकता है, 20 से 40 वर्ष। वजन होना चाहिए कम से कम 50 किलो। शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करें। ये भी हमें लिखना है कि भाई कौन कौन रक्तदान कर सकता है ना। ऐसा नहीं कि आइए आइए सभी रक्तदान कीजिए, तो पता चला कोई भी बच्चा भागकर पहुंच गया। नो, हाँ आई नो कि वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो ये वहां पर हमें लिखना होगा ना कि क्या क्या है, किस चीज की आवश्यकता है। संपर्क करें 4/41 न्यू अशोकनगर दिल्ली। फोन नंबर लिखा हुआ है। रक्तदान करने वाले व्यक्ति को जूस तथा फल भी दिए जाएंगे। इस तरह से बना दिया जाए, रक्तदान महादान हो गया भाई। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, जो है 5 नंबर का। एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति हो। जान बची तो लाखों पाए। उक्ति का अर्थ जान बची तो लाखों पाए। उक्ति का अर्थ है कि किसी झंझट से मुक्ति पाना। इस उक्ति को निम्न कथा के माध्यम से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि आखिर कैसे हम किसी बच्चे को समझाएं कि जान बची तो लाखों पाए। इसका अर्थ है कि जो भी झंझट या मुसीबत थी उससे हम बच गए हैं। कथा पिछले वर्ष में सपरिवार केदारनाथ की यात्रा पर गया था। हम बस में सवार थे। बस में लगभग 25 यात्री थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक दंपत्ति कौन होते हैं, जोड़ा पति पत्नी, अपने 6 माह के बेटे के साथ बैठे थे। मेरे पीछे सीट पर 2 अस्त व्यस्त वेशभूषा वाले युवक बैठे थे। उनके क्रियाकलापों से मुझे उन पर कुछ शक हुआ। अजीब से 2 व्यक्ति थे। बस दुर्गम पहाड़ियों से गुजर रही थी। कभी कभी भय से शरीर में कंपन सा होता था। अचानक रात 4 बजे के आसपास मुझे कुछ हिलने का आभास हुआ। मैंने देखा पीछे वाली सीट पर बैठा एक युवक महिला के गहने चुरा रहा था। मेरे शोर मचाने पर उन युवकों की पिटाई की गई और बस से उतार दिया गया। बस अपने गंतव्य मीन्स लक्ष्य, गोल स्थल की ओर चल पड़ी। तभी 6 बजे बस अचानक चलते चलते रुक गई, क्योंकि सड़क पर पत्थर पड़ा था। हम कुछ समझ पाते इससे पहले ही 4-5 युवकों ने बस पर धावा बोल दिया। उनमें से 2 युवक भी शामिल थे जिनको बस से मारकर भगाया गया था। इस हाथापाई में ड्राइवर ने बस चला दी ताकि 2 किलोमीटर दूर स्थित पुलिस चौकी तक पहुंच सके, पर युवकों ने ड्राइवर को मारा और लूटपाट करने लगे। इसी घटनाक्रम में बस का नियंत्रण बिगड़ गया और बस खाई में फंस गई। उनमें वे 2 युवक और दंपत्ति का बालक बस से नीचे गिर गए। दोनों युवक गहराई में गिरने पर प्राण गंवा बैठे, परंतु बालक एक झाड़ी में फंस गया और उसकी जान बचा ली गई। तभी किसी के द्वारा सूचना देने के कारण वहां पुलिस पहुंच गई और बाकी लुटेरों को गिरफ्तार करके ले गई। मुझे और ड्राइवर को थोड़े उपचार के बाद अस्पताल से जाने दिया गया। ड्राइवर और हम सभी यात्री पुनः केदारनाथ की ओर रवाना हुए। सब यात्री उस बच्चे में साक्षात परमात्मा का अनुभव कर रहे थे और रोमांचित थे कि भाई जान बची तो लाखों पाए। दंपत्ति के चेहरे पर भय प्रतीत हो रहा था, परंतु दंपत्ति की सच्ची भक्ति भावना ने उनके बच्चे की जिंदगी बचा ली और उन दुष्कर्मी युवकों को अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी। उस बालक को सुरक्षित देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। इस घटना के उपरांत परमपिता के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। समझ में आया? उसके अथवा में दिया है कि आपके शहर में बढ़ रही संचारी रोग के कारण नगरवासी बीमार हैं। इस पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को एक ईमेल लिखना है। तो ईमेल लिखना है किस तरह से, ये भी आप देख लो। फॉर्मेट बनाया हमने, तैयार किया। प्रेषक फ्रॉम किसकी तरफ से जा रहा है, एंड कुछ डैश डैश करके @gmail.com। प्रेषिति किसको भेजा जा रहा है,
cmo@gmail.com। विषय शहर में बढ़ रही संचारी रोग के संबंध में। महोदय, हमारे शहर में इन दिनों संचारी रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश के बाद इन तरह के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। 5 नंबर का है यह चिंता का विषय है। इसलिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया संचारी रोगों से बचाव संबंधी दिशा निर्देश शहर में विभिन्न माध्यमों द्वारा जारी करें। इसके साथ ही संचारी रोगों से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। गली मोहल्लों में जल भराव के कारण गड्ढों में मच्छर पनपते हैं। उचित सफाई व्यवस्था कराकर इन गड्ढों को पाटने का अभियान चलाया जाएगा। पाटना मतलब भरने का। इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था करानी चाहिए और मच्छर मारने की फॉगिंग मशीनें शहर के सभी मोहल्लों में भेजना चाहिए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि शहरवासियों की स्वास्थ्य समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करें और डेंगू, मलेरिया इत्यादि जैसी संचारी बीमारियों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद। भवदीय आबासा। हो गया, हमारा मेल हो गया। यस, सुन लिया, समझ लिया, वेरी नाइस। तो अब मैं आपको पूरा भरोसा दिलाती हूं कि इतने ध्यानपूर्वक जब आप पेपर करोगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे, तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाओगे बेटा। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रहेंगे, सैंपल पेपर्स रहेंगे, एनसीईआरटी समाधान रहेंगे। सब कुछ होगा जो ना केवल आपकी वार्षिक परीक्षाओं में हेल्प करेंगी, बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप आगे आगे देने वाले हो ना, उनमें भी आपको हेल्प करेंगे और आप उन एग्जाम्स को क्रैक करोगे। चलो, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।